हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेमेस्टर 6 एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल एज नॉन रिजिड रोटेटर। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल का रोटेशनल स्पेक्ट्रा एज अ नॉन रिजिड रोटेटर डिस्कस करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आना चाहिए कि एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को जब हम रिजिड रोटेटर मान के चलते हैं तो उसका रोटेशनल स्पेक्ट्रा कैसा होता है, उसका रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने ये वीडियो देखा होगा तभी आप आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि उस टॉपिक के कुछ रिजल्ट जो है वो यहाँ पर हम डायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को जब हम रिजिड रोटेटर मान के चल रहे थे तो हमने वहाँ पर क्या देखा था कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था जिसमें हमारे पास दो एटम्स थे, M1 एंड M2, और ये मॉलिक्यूल जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट रोटेट कर रहा था विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, और इन दोनों एटम्स के बीच का डिस्टेंस जो था वो r था। इस एटम का सेंटर ऑफ मास C से जो डिस्टेंस था वो हमने r1 लिया था, और इस एटम का जो डिस्टेंस था सेंटर ऑफ मास से वो हमने r2 लिया था। जब हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर मान के चलते हैं तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है जो कि इन दो एटम्स को कनेक्ट कर रही है, मींस इन दो एटम्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है r, वो फिक्स रहता है, वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। और हमने वहां पर देखा था कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा हमें दिखाई दे रहा था, वहां पर जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो इक्वी डिस्टेंट थी, उनके बीच की स्पेसिंग जो थी वो कांस्टेंट थी, और वो स्पेसिंग थी 2b, b जहां पर था रोटेशनल कांस्टेंट। मींस जब हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल को एज अ रिजिड रोटेटर मान के चलते हैं तब हमें जो रोटेशनल स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा था थ्योरेटिकली वो कुछ ऐसा मिल रहा था जहां पर स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस था वो फिक्स था, कांस्टेंट था, और वो डिस्टेंस था 2b। बट जब हमने बहुत सारे डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया और उनके रोटेशनल स्पेक्ट्रम को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया, तो हमने ये देखा कि जैसे जैसे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर j इंक्रीज होता है, वैसे वैसे आपका जो स्पेसिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो सेपरेशन है स्पेक्ट्रल लाइंस का, वो कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि वो डिक्रीज होता रहता है, और जो स्पेक्ट्रल लाइंस की क्राउडिंग है वो बढ़ती चली जाती है जैसे जैसे आपका j जो है वो इंक्रीज होता रहता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो हमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिला फॉर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो कुछ इस प्रकार का देखने को मिला। आप देख सकते हैं कि जो सेपरेशन है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की वो कांस्टेंट नहीं है, वो लगातार डिक्रीज होती जा रही है विद इंक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर j। तो स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का सेपरेशन जो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है विद इंक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर j? इसका रीजन हमें फाइंड आउट करना होगा। रिजिड रोटेटर मॉडल में हमने ये अजम्पशन लिया था कि जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है r, ये कांस्टेंट रहेगा ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये अजम्पशन जो है वो करेक्ट नहीं थी, इसको हमें मॉडिफाई करना होगा। जब भी कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल रोटेट करता है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जो इसके एटम्स हैं वो इस लाइन के अलोंग वाइब्रेट करते हैं। जैसे जैसे आपका रोटेशनल एनर्जी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आपका j बढ़ता जाएगा, रोटेशनल क्वांटम नंबर बढ़ता जाएगा, उतनी ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से मॉलिक्यूल जो है वो रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसकी वजह से इन एटम्स पर
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, इन एटम्स पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, जिसकी वजह से आर जो है वो इंक्रीज होगा। उसी आर के इंक्रीज होने की वजह से हमारा जो रोटेशनल कांस्टेंट है उस पर भी अफेक्ट पड़ेगा, और जो हमारी स्पेसिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की, जो कि रोटेशनल कांस्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, तो रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होगी जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा, और जिसकी वजह से स्पेसिंग जो है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की वो डिक्रीज होगी। तो नॉन रिजिड रोटेटर के केस में आपको रोटेशनल एनर्जी लेवल्स कैसे मिलेंगे, कैसा आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो देखने को मिलेगा, वही आज हमने डिस्कस करना है। नॉन रिजिड रोटेटर क्या होता है? नॉन रिजिड रोटेटर एक ऐसा डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो है आर वो कांस्टेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है। इसी डायटोमिक मॉलिक्यूल के मॉडल को हम बोलते हैं नॉन रिजिड रोटेटर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहां से करके आएंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। In rigid rotator model of a diatomic molecule, we saw that the separation between the spectral lines is constant, that is 2b, where b is rotational constant. जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर मान के चलते हैं, मींस इन एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस r को कांस्टेंट मान के चलते हैं, तो हमने देखा था कि जो सेपरेशन था स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का वो कांस्टेंट था और वो 2b के बराबर था, जहां पर b जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट है। बट व्हेन we experimentally observe the rotational spectrum of diatomic molecules, then it is found that the separation between the spectral lines decreases as the value of rotational quantum number j increases. But जब हमने diatomic molecules का rotational spectrum experimentally found किया, तो हमने देखा कि जो separation था spectral lines के बीच का वो constant ना रहकर वो डिक्रीज होता जा रहा था जैसे जैसे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर j जो है वो इंक्रीज होता जा रहा था। एंड देयर इज क्राउडिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर हायर वैल्यूज ऑफ जे, और जैसे जैसे जे बढ़ता जाएगा हायर वैल्यूज ऑफ जे के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस की क्राउडिंग है वो बढ़ती चली जाएगी, मींस उनके बीच का सेपरेशन जो है वो और कम होता जाएगा, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद, ये डायग्राम बनाने के बाद आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे। द रीजन बिहाइंड द एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन इज दैट इन रिजिड रोटेटर मॉडल वी हैव अज्यूम्ड दैट इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर, दैट इज बॉन्ड लेंथ, रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग द रोटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन हमें मिली वहां पर हमने देखा कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की सेपरेशन था, स्पेसिंग थी, वो कांस्टेंट नहीं थी बल्कि वो लगातार डिक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर जे। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? जब हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को रिजिड रोटेटर मान के चल रहे थे तो हम ये मान के चल रहे थे कि इन एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जिसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोलते हैं आर, वो कांस्टेंट था, वो अनचेंज था, और इसी आर को हम बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। जब डायटोमिक मॉलिक्यूल इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा तो रिजिड रोटेटर मॉडल के अकॉर्डिंग ये आर जो है वो अनचेंज रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है आइए वो देखते हैं। बट इट इज नॉट एक्चुअली करेक्ट, ये सच्चाई नहीं है, ये आर कांस्टेंट नहीं रहेगा। A diatomic molecule can't be a strictly rigid rotator. किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल को जो कि रोटेट कर रहा होगा उसको हम रिजिड रोटेटर नहीं मान सकते। हम यही नहीं मान सकते कि आर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इट विल ऑल्सो एबल टू कैरी आउट वाइब्रेशंस इन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू एटम्स। एक्चुअली क्या होगा, जब ये डायटोमिक मॉलिक्यूल रोटेट करेगा इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके एटम जो हैं इस लाइन के, ये लाइन क्या है, इन एटम्स को ज्वाइन करने वाली लाइन है, इस लाइन के अबाउट वाइब्रेट भी करेगा। तो ये आर कांस्टेंट कैसे रहेगा, ये चेंज होगा। आइए आगे देखते हैं। अ बेटर मॉडल फॉर रिप्रेजेंटिंग द रोटेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज गिवन बाय रिजिड रोटेटर। यहां पर लिखना था नॉन रिजिड रोटेटर, यहां पर आप नॉन रिजिड लिखेंगे ना कि रिजिड। तो अगर आप किसी भी डायटोमिक मॉलिक्यूल की रोटेशन को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना चाहते हैं तो आपको इसको रिजिड रोटेटर ना मानकर नॉन रिजिड रोटेटर मान के चलना होगा, जिसमें हमारा आर जो है वो चेंज होगा ड्यूरिंग द रोटेशन। तो स्टूडेंट्स
आगे इसके आगे क्या लिखना है वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे। दैट इज इन अ रोटेटिंग डायटोमिक मॉलिक्यूल एटम्स आर नॉट कनेक्टेड बाय अ मासलेस रिजिड रॉड बाय अ मासलेस स्प्रिंग। जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की स्पेसिंग कम होती जा रही है तो उसके लिए हमें अपने एजम्पशन को करेक्ट करना होगा। रिजिड रोटेटर मॉडल में हम ये मान के चल रहे थे कि ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, तो हम ये मान के चल रहे थे कि ये दोनों एटम जो हैं वो एक रिजिड रॉड से कनेक्टेड हैं, बट एक्चुअली हमें ये मान के चलना होगा कि ये एटम जो है वो रिजिड रॉड से कनेक्ट ना होके एक मासलेस स्प्रिंग से कनेक्ट है इस तरह से, क्योंकि जब मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो ये एटम जो हैं इस एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन के अलोंग वाइब्रेट भी करेंगे, तो हमारा आर जो है वो चेंज होगा। तो आइए देखते हैं। सच मॉलिक्यूल्स इन विच वैल्यूज ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर चेंजेस ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड नॉन रिजिड रोटेटर। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आर जो है ड्यूरिंग रोटेशन वो कांस्टेंट नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता, बल्कि चेंज होता है, ऐसे रोटेटर को हम बोलते हैं नॉन रिजिड रोटेटर। और इसी को कंसिडर करते हुए, डायटोमिक मॉलिक्यूल को एज नॉन रिजिड रोटेटर कंसिडर करते हुए हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की स्पेसिंग है, सेपरेशन है, वो जे के इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होती चली जाती है। अब देखेंगे कि आर पर क्या अफेक्ट पड़ेगा विद इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ जे। एज द मॉलिक्यूल रोटेट्स the atoms will experience centrifugal force Fc which stretches the bond and hence internuclear distance R increases। जब मॉलिक्यूल रोटेट करता है तो इन एटम्स के ऊपर बाहर की डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एटम्स को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो स्ट्रेच हो जाती है, जिसकी वजह से आर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। विद इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ जे द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी विल इंक्रीज एंड हेंस आर विल इंक्रीज। जैसे जैसे आपका जे बढ़ता जाएगा आपका डायटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा। ज़्यादा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगा तो आपकी जो एफ सी का मैग्नीट्यूड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मैग्नीट्यूड है, वो इंक्रीज होगा। ये फोर्स जो है ज़्यादा एनर्जी से इनको बाहर की तरफ खींचेगी, जिसकी वजह से आपका आर इंक्रीज होगा विद इंक्रीज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर जे। उसकी वजह से क्या होगा, एस बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। क्योंकि हमें पता है रोटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये हमने रिजिड रोटेटर मॉडल में ड्राइव की थी, वो होती है एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर सी। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू जो है वो रिड्यूस्ड मास है इस डायटोमिक मॉलिक्यूल का, और म्यू की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, वो होती है m1 m2 बाय m1 प्लस m2। इसे हम बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हैं बी और आर जो हैं वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर आर इंक्रीज होगा तो बी जो है वो डिक्रीज होगा। अगर बी डिक्रीज होगा तो जो आपकी स्पेसिंग होती है स्पेक्ट्रल लाइंस की, जो कि बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, वो भी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर जे। आपको एक टेबल देखना पड़ेगा यहाँ पर। ये है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड, जो कि एक डायटोमिक मॉलिक्यूल ही है। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा हमें मिला हाइड्रोजन फ्लोराइड के केस में वो कुछ इस प्रकार का मिला। जैसे जैसे आपका जे जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं जे की वैल्यू 0 से लेके 11 तक इंक्रीज हो रही है, और लास्ट कॉलम में देखिए जो आर की वैल्यू है, जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दो एटम्स के बीच का, वो भी लगातार इंक्रीज होता चला जा रहा है। और सेकेंड लास्ट कॉलम में आप देख सकते हैं जो बी है वो लगातार डिक्रीज होता चला जा रहा है। इसलिए जो स्पेसिंग है हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की, जो कि बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर बी डिक्रीज हो रहा है तो स्पेसिंग बी जो है वो डिक्रीज होगी जे की वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ। तो स्टूडेंट्स इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं कि आप इसमें और क्या ऐड करके आएंगे। So in case of non-rigid rotated, the separation between the spectral lines which is directly proportional to B decreases। पिछले सेक्शन में हमने देखा था कि जैसे जैसे J बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे R बढ़ता जा रहा था, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था,
और रोटेशनल कांस्टेंट जो कि आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो वो डिक्रीज होता जा रहा था, जिसकी वजह से जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की स्पेसिंग होगी जो कि रोटेशनल कांस्टेंट के प्रोपोर्शनल होती है वो भी डिक्रीज होगी जैसे जैसे आपका रोटेशनल क्वांटम नंबर जे इंक्रीज होगा। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बी सेटअप फॉर अ नॉन रिजिड रोटेटर एंड रोटेशन एनर्जी इज फाउंड टू बी। अब नॉन रिजिड रोटेटर के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के द्वारा रोटेशन एनर्जी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर अ नॉन रिजिड रोटेटर, और वो एक्सप्रेशन क्या निकल के आता है, वो निकल के आता है ई जे इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई 8 पाई स्क्वायर आई जे जे प्लस 1 माइनस एच की पावर 32 पाई की पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के जे स्क्वायर जे प्लस 1 स्क्वायर, और ये जो एनर्जी होगी ये जूल्स में होगी। देखिए रिजिड रोटेटर केस में ये एक्सप्रेशन आ रहा था हमारे पास यहाँ तक, ईजे की वैल्यू हमें ये मिल रही थी, जबकि नॉन रिजिड रोटेटर केस में ये टर्म जो है हमें एक्स्ट्रा मिल रही है और ये टर्म जो है वो माइनस में मिल रही है। मींस जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स की जो एनर्जी होगी नॉन रिजिड रोटेटर के केस में वो रिजिड रोटेटर से कुछ कम होगी, ये हम देखेंगे जब हम रोटेशन एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करेंगे फॉर अ नॉन रिजिड रोटेटर आने वाले सेक्शंस में। जहां पर ये जो के आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई ओमेगा बार स्क्वायर सी स्क्वायर म्यू। इस फोर्स कांस्टेंट ऑफ मासलेस स्प्रिंग नॉन रिजिड रोटेटर के केस में हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एटम जो हैं वो एक मासलेस रिजिड रॉड से ना कनेक्ट होके बल्कि एक मासलेस स्प्रिंग से जो है वो कनेक्टेड हैं, सो दैट दे कैन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन ड्यूरिंग द रोटेशन ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। जहां पर ओमेगा बार है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स। अगर आप एनर्जी को सेंटीमीटर इनवर्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको इस इक्वेशन को दोनों तरफ एच सी से डिवाइड करना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स करते हैं, ईजे के नीचे भी एच सी लिख दिया, इस पूरी टर्म के नीचे भी एच सी लिख दिया और इस पूरी टर्म के नीचे भी एच सी लिख दिया, तो ये एनर्जी हमें जो मिलेगी वो सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगी। तो एक एच से एक एच काट देते हैं, यहाँ पर एक एच से एक एच काट देते हैं, तो हमें मिलेगा ईजे अपॉन एच सी को हम रिप्लेस कर देंगे एफ जे से। एफ जे है रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, तो ये हमें मिलेगी एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी जे जे प्लस 1 माइनस एच क्यूब 32 पाई की पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी जे स्क्वायर जे प्लस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन के आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हमने रोटेशनल एनर्जी को एक्सप्रेस कर दिया था सेंटीमीटर इनवर्स में, एफ जे की वैल्यू हमने ये लिख ली थी। अब ये जो टर्म लिखी है ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट कौन सा कांस्टेंट है, रोटेशनल कांस्टेंट बी, और ये जो टर्म है ये भी एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं एफ जे इज इक्वल टू बी जे जे प्लस 1 माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस 1 स्क्वायर सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी वेयर बी इज इक्वल टू एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी इज रोटेशनल कांस्टेंट एंड डी इज इक्वल टू एच क्यूब बाई 32 पाई की पावर 4 आई स्क्वायर आर स्क्वायर के सी सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट एंड इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। रिजिड रोटेटर के केस में हमें एफ जे की जो वैल्यू मिल रही थी वो ये मिल रही थी बी जे जे प्लस 1, जबकि नॉन रिजिड रोटेटर के केस में हमें ये एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर देखने को मिल रही है माइनस में। मीन्स जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स होंगे वो डिस्टॉर्ट हो जाएंगे एज कंपेयर टू रिजिड रोटेटर के जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स है उनसे वो थोड़े नीचे ड्रॉ किए जाएंगे। जब हम रोटेशन एनर्जी लेवल ड्रॉ करेंगे लास्ट सेक्शन में तो आपको वहाँ पर दिखाई दे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये टर्म है माइनस हो रही है इस टर्म में से। तो आइए आगे देखते हैं। डी एंड बी आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय रिलेशन। डी और बी में भी एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन होता है डी स्क्वायर इक्वल टू 4 बी स्क्वायर ओमेगा बार स्क्वायर, जहाँ पर ओमेगा बार जो होता है वो 10 की पावर 3 ऑर्डर का होता है, बी जो होता है वो 10 सेंटीमीटर इनवर्स का ऑर्डर का होता है। एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया कि ओमेगा बार जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है उसका ऑर्डर 10 की पावर 3 होता है, बी रोटेशनल कांस्टेंट का ऑर्डर 10 सेंटीमीटर इनवर्स होता है। तो यहाँ पर अगर आप बी की जगह 10 की पावर 3 पुट करेंगे 4 बी क्यूब बाय क्या है ओमेगा बार स्क्वायर है, तो b जो है वो 10 का ऑर्डर का होता है, तो 10 की पावर 3 हो गया।
ओमेगा बार जो है वो 10 की पावर 3 ऑर्डर का होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर 6, तो सॉल्व करके आ जाएगा 10 की पावर -3। तो अपना जो डी का ऑर्डर होगा वो 10 की पावर -3 ऑर्डर का होगा, जो कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है। डी की वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, बहुत स्मॉल होंगी। बी जो है वो 10 ऑर्डर का था और ये 10 की पावर -3 ऑर्डर का आ रहा है, तो मीन्स डी जो होगा वो बी से बहुत कम होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब जे की वैल्यू कम होगी तो हमारी ये जो करेक्शन टर्म है ये वाली, इसकी वैल्यू कम होगी क्योंकि डी की वैल्यू कम है। बट ये करेक्शन टर्म जो है ये कब सिग्निफिकेंट हो जाएगी, जब आपका जे जो है वो हायर वैल्यूज ले लेगा, तब ये करेक्शन टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। और जो हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे फॉर हायर वैल्यूज ऑफ जे, उनमें आपको ज़्यादा डिस्टॉर्शन जो है वो देखने को मिलेगी। ये आपको ड्रॉ करके दिखाया जाएगा लास्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, इतना लिखने के बाद आप इस टॉपिक में और क्या ऐड करके आएंगे वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में मैंने आपको डी और बी के बीच में ये रिलेशन लिखवाया था, इसमें आपको हल्की सी करेक्शन करनी होगी। यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये होगा d इज इक्वल टू 4b³ बाय ओमेगा बार स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ j द करेक्शन टर्म d स्क्वायर j प्लस 1 स्क्वायर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल बट इट बिकम्स क्वाइट सिग्निफिकेंट फॉर हायर वैल्यूज ऑफ j। हमने देखा था पिछले सेक्शन में कि जो d की वैल्यू होगी वो b के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होगी। तो जब आपका j स्मॉल होगा तो ये जो करेक्शन टर्म होगी इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ये इनसिग्निफिकेंट होगी। और स्मॉल j की वैल्यूज के लिए जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होंगे रिजिड एंड नॉन रिजिड रोटेटर के लिए वो सेम लेवल पर होंगे। आप देख सकते हैं कि स्मॉल वैल्यूज ऑफ j के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सेम लेवल पर हैं। बट जैसे जैसे आपकी j की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट होती जाएगी, और जो रोटेशन एनर्जी लेवल्स होंगे नॉन रिजिड रोटेटर के लिए वो डिस्टॉर्ट होते जाएंगे नीचे की तरफ, क्योंकि ये टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट होती जाएगी। और स्टूडेंट्स, आइए आगे देखते हैं। इक्वेशन 1 इज वैलिड इफ नॉन रिजिड रोटेटर इज हार्मोनिक इन नेचर। ये जो हमने एनर्जी लिखी है नॉन रिजिड रोटेटर के लिए, जिसको हमने इक्वेशन 1 दिया है सेंटीमीटर इनवर्स में, ये कब तक वैलिड होगी, जब तक ये नॉन रिजिड रोटेटर जो है वो हार्मोनिक नेचर शो करेगा। मींस जब ये मॉलिक्यूल जो है इस एक्सिस के बाद रोटेट करेगा तो इस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी बाहर की तरफ, और ये एटम्स को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये मासलेस स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं ये एटम्स, तो इनमें एक रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगी जो इन एटम्स को अंदर की तरफ वापस से लाने की कोशिश करेगी। और अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स हुक्स लॉ को ओबे कर रही है, जो कि होता है डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड, अगर हुक्स लॉ ओबे हो रहा है, हार्मोनिक नेचर यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, तभी आप ये इक्वेशन जो है वो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है हुक्स लॉ को ओबे करेगी। बट अगर हमारा नॉन रिजिड रोटेटर एन हार्मोनिक हुआ, मींस रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो हुक्स लॉ को ओबे नहीं करेगी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के प्रोपोर्शनल नहीं होगी, तो उस केस में आपको इसमें और टर्म्स भी ऐड करनी होंगी। वो टर्म्स क्या होंगी, आइए वो देखते हैं। इफ नॉन रिजिड रोटेटर इज एन हार्मोनिक इन नेचर देन इक्वेशन 1 बिकम्स fj इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म्स ऐसी रहेंगी, और लास्ट में आपको इस टर्म के बाद दो टर्म्स और ऐड करनी होंगी, hj³ j प्लस 1 का क्यूब, यहाँ पर स्क्वायर था j और j प्लस 1 के ऊपर यहाँ पर क्यूब आ गया, प्लस k एक पावर और बढ़ा देंगे आप j की पावर 4 j प्लस 1 की पावर 4 एंड सो ऑन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये जो कांस्टेंट्स हैं h और k, ये कांस्टेंट जो हैं बहुत ही स्मॉल वैल्यूज वाले कांस्टेंट्स होते हैं, जिनकी वैल्यू जो हैं वो डिपेंड करता है कि आपके मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी है। और h और k की जो वैल्यूज होती हैं वो d के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल होती हैं, तो आप जनरली h और k को इग्नोर ही कर सकते हैं। जो हम इक्वेशन कंसिडर करेंगे अपने नॉन रिजिड रोटेटर के लिए वो बेसिकली ये इक्वेशन ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि h और k जो हैं उनकी वैल्यू जो हैं बहुत स्मॉल होती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन रूल्स फॉर नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं उन सिलेक्शन रूल्स की जो किसी भी मॉलिक्यूल को फॉलो करने होंगे टू मेक ट्रांजिशन बिटवीन डिफरेंट रोटेशन एनर्जी लेवल्स इन केस ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर। तो सिलेक्शन रूल आप हेडिंग बनाएंगे, सिलेक्शन रूल होंगे डेल्टा J इक्वल टू +-1, मीन्स हमारा जो मॉलिक्यूल है
सिर्फ उन्हीं रोटेशन एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन कर सकता है जिसमें जे की वैल्यू जो है चाहे तो +1 से चेंज होगी या -1 से चेंज होगी। और एक बात नोट की होगी आपने कि यही सिलेक्शन रूल हमारे रिजिड रोटेटर के केस में थे। तो चाहे रिजिड रोटेटर हो चाहे नॉन रिजिड रोटेटर हो, सिलेक्शन रूल जो है वो सेम रहेंगे टू मेक ट्रांजिशंस। तो स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है एक लोअर रोटेशन एनर्जी लेवल जिसका रोटेशनल क्वांटम नंबर जे है से एक हायर रोटेशन एनर्जी लेवल जिसका रोटेशनल क्वांटम नंबर J+1 में है ट्रांजिशन करता है, तो उसे माइक्रोवेव रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब करनी होंगी। और माइक्रोवेव रेडिएशन की जो वेव नंबर होगा वो क्या होगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, वो हम निकाल सकते हैं इन दोनों एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज को माइनस करके। तो आप लिखेंगे सपोज मॉलिक्यूल मेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर रोटेशन एनर्जी लेवल विद रोटेशनल क्वांटम नंबर J टू हायर रोटेशन एनर्जी लेवल विद रोटेशनल क्वांटम नंबर J+1 by absorbing microwave radiation, then wave number of absorbed radiation will be। तो हमारा मॉलिक्यूल जो है इस रोटेशन एनर्जी लेवल से इस रोटेशन एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन कर रहा है माइक्रोवेव रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हुए। तो इस माइक्रोवेव रेडिएशन का वेव नंबर कितना होगा वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम Fj+1 में से Fj माइनस करके निकालेंगे। तो वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन सेंटीमीटर इनवर्स में है। तो इन दोनों को माइनस करके Fj+1 में से Fj माइनस करके हमें जो मिलेगा वो वेव नंबर की टर्म्स में मिलेगा, सेंटीमीटर इनवर्स में मिलेगा। तो Fj+1 हम कैसे निकालेंगे, जहां जहां J लिखा हुआ है इस एक्सप्रेशन में वहां वहां J+1 पुट कर दो तो आपको Fj+1 की वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी B। यहां पर J की जगह J+1 पुट करो, इस J की जगह J+1 पुट करो, +1 ऑलरेडी यहां पर है तो ये हो जाएगा J+2 माइनस D। यहां पर J+1 पुट करो, यहां पर J+1 पुट करो, +1 ऑलरेडी है तो ये बन जाएगा J+2 का होल स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास Fj+1 की वैल्यू। इसमें से आपको माइनस करना है Fj जो कि है हमारे पास B J+1 और साथ में है आपके पास D J² J+1 का स्क्वायर। तो इनको जब आप माइनस करेंगे B वाली टर्म्स एक तरफ करेंगे और D वाली टर्म एक तरफ करेंगे, कॉमन वगैरह लेंगे, तो सॉल्व करके आपको जो न्यू बार की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2BJ+1 माइनस 4DJ+1 का क्यूब सेंटीमीटर इनवर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रोटेशनल एनर्जी लेवल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम और यू कैन से रोटेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ नॉन रिजिड रोटेटर, और हम देखेंगे कि कैसे नॉन रिजिड रोटेटर के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमने देखा था रिजिड रोटेटर मॉडल केस में, जो अगर हम डायटोमिक मॉलिक्यूल को एज अ रिजिड रोटेटर मान के चलें, जो हमारे पास रोटेशन एनर्जी लेवल्स आ रहे थे वो कुछ इस प्रकार से आ रहे थे। ये है एनर्जी लेवल्स फॉर रिजिड रोटेटर। तो यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे राइट हैंड साइड में एनर्जी लेवल्स फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। जब आपकी J की वैल्यू कम होगी तो ये टर्म जो है वो कम होगी, तो आपको पास ये टर्म ज़्यादा डोमिनेट करेगी, और जो आपके नॉन रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल्स होंगे वो रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल से मैच करेंगे फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ J। तो यहाँ पर जो पहले दो लेवल्स हैं आप नॉन रिजिड रोटेटर के केस में वो बिल्कुल इसी लेवल पर बनाएंगे जिस लेवल पर आपके रिजिड रोटेटर के एनर्जी लेवल से डॉटेड लाइन में बिल्कुल सीधे होने चाहिए। ये ऐसे कर लेते हैं, डॉटेड बाद में कर देते हैं इसको। तो स्मॉल J वैल्यूज के लिए जो एनर्जी लेवल्स हैं वो बिल्कुल इसके लेवल पर होंगे, बट जैसे जैसे J की वैल्यू बढ़ती जाएगी ये टर्म जो है वो सिग्निफिकेंट होती जाएगी, और इस टर्म में से ये टर्म माइनस हो रही है, तो एनर्जी लेवल जो है वो नीचे की तरफ जो है हल्के हल्के जो हैं वो डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो ये है आपके पास फॉर J = 2, ऐसे ही थोड़ा सा और नीचे डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये है फॉर J = 4 और ये और ज़्यादा नीचे हो जाएगा।
क्योंकि जे की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ ये करेक्शन टर्म जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि नॉन रिजिड रोटेटर के केस में जो डिस्टॉर्शन है वो बढ़ती जा रही है विथ इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ जे। तो ये लाइन जो है वो आप बराबर ही खींचेंगे, इनकी लेंथ जो है वो सेम होनी चाहिए यहाँ तक। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, और यू कैन से रोटेशन एनर्जी लेवल्स फॉर रिजिड रोटेटर एंड नॉन रिजिड रोटेटर। आपको रिजिड रोटेटर भी बना के आना पड़ेगा इसमें, और ये भी बना के आना पड़ेगा नॉन रिजिड रोटेटर के केस का। ये हमारे पास जे की वैल्यू जो हमने यहाँ पर नंबरिंग लिखी है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वैल्यू ऑफ रोटेशनल क्वांटम नंबर जे। तो एनर्जी लेवल डायग्राम तो हमने बना लिया। इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम फॉर रिजिड एंड नॉन रिजिड रोटेटर लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम ड्रॉ करेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रम फॉर नॉन रिजिड रोटेटर। रिजिड रोटेटर के केस में हमने देखा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था, जहाँ पर जो स्पेसिंग थी स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की वो कांस्टेंट थी और वो 2b के बराबर थी, जहाँ पर b जो है वो रोटेशनल कांस्टेंट था। अब नॉन रिजिड रोटेटर के केस में हमें कैसा रोटेशनल स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा? j की स्मॉल वैल्यूज़ के लिए तो सेपरेशन तो है वो ठीक ही रहेगा। जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ती जाएगी, जो सेपरेशन होगा स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का वो डिक्रीज होता जाएगा, जैसा कि आप यहां पर ऑब्जर्व करेंगे। तो सेपरेशन जो है दैट विल डिक्रीज फॉर इंक्रीज इन वैल्यूज ऑफ जे, और ये जो स्पेसिंग है वो कम होती जाएगी, और ये स्पेक्ट्रल लाइंस की जो क्राउडिंग है वो बढ़ती जाएगी फॉर हायर वैल्यूज ऑफ जे। तो ये है आपके पास नॉन रिजिड रोटेटर का रोटेशनल स्पेक्ट्रम, और यहाँ पर आप लिखेंगे 2b डैश, 4b डैश, 6b डैश, 8b डैश, 10b डैश, 12b डैश एंड सो ऑन। अब b और b डैश में क्या रिलेशन है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने देखा था एफ जे इज इक्वल टू था बी जे जे प्लस वन माइनस डी जे स्क्वायर जे प्लस वन स्क्वायर। तो यहाँ से जे जे प्लस वन कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा बी डी जे जे प्लस वन। तो ये है हमारे पास बी डैश, इसको हम बी डैश ले लेते हैं तो हमारे पास एफ जे बन जाएगा। इसको अगर हम बी डैश पुट कर दें तो ये बन जाएगा बी डैश जे जे प्लस वन। तो यहाँ पर जो बी डैश होगा हमारे पास वो होगा बी माइनस डी जे जे प्लस वन। ये होगा हमारे पास बी डैश की वैल्यू। जैसे जैसे जे बढ़ता जाएगा बी डैश की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, उसके बाद जैसे स्पेसिंग जो है वो भी कम होती जाएगी। तो ये है हमारे पास बी डैश और बी के बीच में रिलेशन जो आप एग्ज़ाम में लिख के आ सकते हैं। तो जैसे जैसे जे बढ़ेगा वैसे वैसे बी डैश की वैल्यू डिक्रीज होगी, और क्योंकि जो स्पेसिंग है स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच की वो बी डैश की वैल्यू के प्रोपोर्शनल है, तो स्पेसिंग भी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल एज अ नॉन रिजिड रोटेटर, और उसका रोटेशनल एनर्जी लेवल्स एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रम भी हमने देखा। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।